अपनी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्हों को अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन कहते हैं। बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है और मन के भावों को वह बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। बातचीत करते समय हम अपने मन के अनुसार अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। कभी हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ देर रुकते हैं, फिर अगला वाक्य बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार लिखते समय भी हम वाणी के उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए कुछ संकेतों का सहारा लेते हैं, जिससे पढ़ने वाला इन संकेतों की सहायता से रुक रुक कर कुछ विराम देकर रचना के भावों को आसानी से समझ लेता है। तो चलिए यह जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अब यह भी जान लें कि विराम चिन्ह का क्या अर्थ है। विराम चिन्ह वे संकेत चिन्ह हैं जो हमें बताते हैं कि किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहाँ और कितनी देर रुकना है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विराम चिन्हों के प्रयोग से एक ही वाक्य के किस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। उदाहरण है, रोको मत जाने दो। यह एक सरल वाक्य है। इसे ही यदि दूसरी प्रकार से लिखा जाए, रोको मत जाने दो, इसमें यह स्पष्ट होता है कि किसी को रुकने के लिए मना किया जा रहा है। इसे तीसरी प्रकार से बोला जाए, रोको मत जाने दो। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि सामने वाले को रुकने के लिए कहा जा रहा है। आइए अब देखें कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। पहला, पूर्ण विराम। दूसरा, अल्प विराम। तीसरा, अर्ध विराम। चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा, योजक चिन्ह। छठा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सातवां, निर्देशक चिन्ह। आठवां, विवरण चिन्ह। नवां, उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के हैं। पहला है एकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। 10वां विराम चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। 11वां लाघव चिन्ह और 12वां है हंस पद या त्रुटिपूरक विराम चिन्ह। अब इन्हें हम विस्तार से समझेंगे कि इन विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया जाता है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, जैसे आज तेज धूप निकली है, कल हम पिकनिक जाएंगे। प्रायः शीर्षक के अंत में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। इसे अंग्रेजी में कॉमा कहा जाता है। जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, राहुल ने आम, अंगूर, सेब और चीकू खाए। समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे जनक की पुत्री सीता राम की पत्नी थी। जब कई शब्द जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे संसार में सुख और दुख, मरना और जीना, रोना और हंसना लगा ही रहता है। उद्धरण चिन्ह से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माताजी ने कहा, मैं बाजार जा रही हूँ। समुच्चय बोधक शब्दों से पहले तथा बाद में भी
अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हम जल्दी घर आ जाते परंतु बस नहीं मिली। हाँ या नहीं के पश्चात भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हाँ, हमें सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नहीं, आप अभी नहीं जा सकते। की के अभाव में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वह जानता है तुम कल यहाँ नहीं थे। अगला विराम चिन्ह है अर्धविराम चिन्ह। इसे सेमीकोलन कहा जाता है। जहाँ अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ दो उपवाक्यों का संबंध हो, उनके बीच अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। इसका एक अन्य प्रयोग है जहाँ संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर संबंध नहीं रहता। उदाहरण के लिए, सोना बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंटरोगेटिव भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के रूप में किया जाता है। जैसे, आप कहाँ रहते हैं? इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगला विराम चिन्ह योजक चिन्ह। हम देखें योजक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इसे हाइफन कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्द युग्मों के साथ तथा सामासिक पदों के बीच में होता है। उदाहरण के तौर पर, माता पिता, सुबह सुबह, रात दिन, रात रात भर, जब जब, भाई बहन आदि। अब देखें विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मनोवेगों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद तथा वाक्यों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य देखें। ओह, कितनी गर्मी है। छी, कितनी गंदगी है। उफ, मेरी उंगली कट गई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। निर्देशक चिन्ह को डैश भी कहा जाता है। इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है और इसका प्रयोग देखें। इसका प्रयोग किसी कथन से पहले किया जाता है। जैसे, माँ कहती है सदा समय पर काम करना चाहिए। या किसी विषय के साथ उसके संबंध में अन्य बातों की सूचना देने के लिए भी किया जाता है। जैसे, भाषा के दो मुख्य अंग हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। आइए अब देखते हैं विवरण चिन्ह और इसका प्रयोग। इसे अंग्रेजी में कोलोन एंड डैश कहते हैं। जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक और उदाहरण देखें। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आइए अब देखें उदाहरण चिन्ह और उसका प्रयोग। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। पहले हम देखें इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है। इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। किसी लेखक के उपनाम, कविता, कहानी, उपन्यास या पुस्तक के शीर्षक को इकहरे उद्धरण चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन
हैं। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग जब किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो तब दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। अब देखते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक को ब्रैकेट भी कहा जाता है। हम देखें इसका प्रयोग। इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, मोर का नृत्य देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। यहाँ प्रफुल्लित शब्द का अर्थ दर्शाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। नाटक के पात्रों के भावों को प्रकट करने के लिए भी हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। राजा ने कहा, अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। राजा ने किस प्रकार कहा या उसके मन में किस प्रकार का भाव था, यह दर्शाने के लिए भी हमने कोष्ठक का प्रयोग किया है। क्रम सूचक अंतरों तथा अंकों को दर्शाते समय भी हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, जैसे क, ख, ग, या फिर 1, 2, 3। इन्हें भी कोष्ठक के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखें लाघव चिन्ह का प्रयोग। लाघव चिन्ह एक छोटे से बिंदु के रूप में है और इसे संक्षिप्तीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब इस चिन्ह को लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ डॉक्टर को संक्षिप्त करके लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद में मुंशी को संक्षिप्त करके लिखा गया है। कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें हम संक्षिप्त करके लिखते हैं, जैसे प्रश्न, उत्तर या दिनांक। अंतिम विराम चिन्ह है हंस पद। इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे सुधारने के लिए इस चिन्ह को लगाया जाता है जिसे हम भूल चुके हैं, और भूले हुए शब्द को हंस पद का चिन्ह लगा करके हम ऊपर लिख देते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे आज जाना है। इस वाक्य में आगरा शब्द छूट गया है जिसे हमने हंस पद के द्वारा पुनः लिखा है, मुझे आज आगरा जाना है। ठीक इसी प्रकार कल हमारे का वार्षिक समारोह है। यह तो वाक्य ही अपूर्ण है। यहाँ भूलवश हम विद्यालय शब्द नहीं लिख पाए। त्रुटिपूरक चिन्ह के बाद हम इस वाक्य को इस प्रकार पढ़ेंगे, कल हमारे विद्यालय का वार्षिक समारोह है। व्याकरण के इस पाठ में अब तक हमने सीखा कि बोलते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए हम वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। लिखते समय उन्हें दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और इसी पाठ में हमने कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में भी पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।